हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। इस वीडियो में मैंने मैथ और फिजिक्स दोनों के क्वेश्चंस लिए हैं। वीडियो के फर्स्ट हाफ में फिजिक्स के क्वेश्चन का कंपाइलेशन है और उसके बाद मैथ के क्वेश्चंस है। सारे ही क्वेश्चंस एकदम एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना है एंड तक, और जो भी आपको लगे इंपॉर्टेंट उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर उसको अपनी नोटबुक में लिख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का वैल्यू बताना है कि वो जो VRMS से अधिक होता है कि कम होता है कि इक्वल होता है। तो वैसे मैं यहाँ पे 3 चीज़ें लिखूंगा और उनसे बताऊंगा कि 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो गैसेस के लिए VRMS कितना होता है, वर्ग माध्य मूल चाल का फॉर्मूला होता है 3RT/m, ठीक है, जहाँ पे m उसका गैस का मॉलिक्यूलर मास होता है और बाकी r कांस्टेंट रहता है और t टेम्परेचर, राइट। इसके बाद VRMS के बाद मैं यहाँ पे औसत वेग V मीन लिखूँगा। V मीन जो होता है वो क्या होता है 6RT/m, लेकिन यहाँ पे पाई भी होता है, ठीक है। इस चीज़ को भी मैं बताऊंगा कि ऐसे कैसे क्वेश्चन बना था। और फाइनली मैं लिखूंगा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यानी कि VP जो होती है वो क्या होती है 2RT/m, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का रिप्लाई दे दूँ कि VRMS में जो है पूरा सेम है, बस यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो आपको दिख रही है कि 2 है, मतलब VRMS अधिक होगा, यानी कि ये वर्गमाध्य मूल चाल से कम होता है प्रोबेबल वेलोसिटी। तो इसका आंसर तो हो जाएगा D कि वर्गमाध्य मूल चाल से कम होता है। लेकिन ये मैंने तीनों चीज़ें इसलिए लिखी थी क्योंकि इनका रेशियो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इनका रेशियो हो जाएगा √3/8/पाई, ठीक है, ये पूरा रूट में रहेगा √2। ये जो रेशियो है इसको आप याद रखना कि ये यहाँ पे VRMS, यहाँ पे मीन और यहाँ पे प्रोबेबल, ठीक है। यहाँ पे प्रोबेबल, यहाँ पे मीन और यहाँ पे VRMS। ये VRMS का क्वेश्चन है और आपको पता हो तो रैली में VRMS की डायमेंशन पूछी गई थी। डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम हाई फाई चीज़ों के चक्कर में छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अभी मुझे रैली का जब से मैंने देखा तो मुझे लगा कि मैं मतलब मॉडरेट के साथ साथ कुछ इजी चीज़ें भी कराऊं, मतलब आपको याद दिलाऊं, एक रिमाइंडर आपके लिए प्रूव करूं कि ऐसी चीज़ें भी आपको पढ़नी है, जैसे यंग का, ठीक है, प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशनल, ये बहुत सारे विस्कोसिटी कोफिशिएंट का डायमेंशनल फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यंग का क्या होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे विकृति, तो विकृति तो डायमेंशनलेस होती है, बेसिकली प्रतिबल यानी कि फोर्स अपॉन एरिया का जो डायमेंशन होता है वही तो इसका होता है। फोर्स का क्या होता है mLT⁻², तो mLT⁻² बटे एरिया क्या होता है L²। तो यहाँ से देखेंगे तो mL-1 हो जाएगा और T-2, यानी कि ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा mL⁻1 और T⁻²। और मुझे एक याद और आया, लेटेंट हीट का पूछने लग गए हम। लेटेंट हीट मतलब गुप्त ऊष्मा, तो गुप्त ऊष्मा के लिए Q बराबर क्या होता है mL, जहाँ पे ये L ही तो लेटेंट हीट होती है। तो हीट का लड़के कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं कि हीट का मतलब ऊष्मा है तो ऊष्मा का मतलब ये हो गई, ठीक है। तो लेटेंट हीट में आपका Q बट में M से डिवाइड करते हैं और Q का तो ये रहता है, लेकिन आपका M कट जाता है तो हमारा केवल इतना बचता है, राइट। तो लेटेंट हीट हो गया। जैसे कि श्यानता गुणांक mL-1 T-1, प्लांक कांस्टेंट, ठीक है, और आपका कोणीय वेग, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण T-1 T-2। तो ये सारी डायमेंशन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना क्योंकि एक डायमेंशनल फार्मूला आएगा, ठीक है। और एक कमेंट सेक्शन में आप बताओ उसका इंडक्टेंस का, प्रेरकत्व का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। अगर एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक और आई लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 100 और 10 है, तो दूरदर्शी की मैग्नीफाइंग पावर बतानी है जब उसका लास्ट इमेज जो है वो इनफाइनाइट पे बन रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो क्या होता है उसके लिए, जब अनंत पे बनता है तो जो मैग्नीफाइंग पावर होता है टेलीस्कोप का वो होता है 4/φ। 4/φ का मतलब ऊपर रखते हैं अभिदृश्यक की और नीचे रखते हैं नेत्रिका की। तो अभिदृश्यक की कितनी है फोकस दूरी 100, दोनों सेंटीमीटर में है तो कन्वर्ट करने की नीड नहीं है क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ जाएगा 10। रुद्धोष्म में परिवर्तन यानी कि एडियाबैटिक चेंज में निम्नलिखित में से कौन सा नियत रहता है, इन रिजल्ट में से कौन सा। संकेतों का अर्थ जनरल मतलब P यहाँ पे प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, वही ये सब तो फाइंड करना है। तो इसके लिए 3 याद रखना, PV⁻γ, अगर P और V में टर्म है तो PV⁻γ कांस्टेंट रहता है। सिमिलरली इसके लिए इसमें PV⁻ कहीं गामा दिख रहा है, इसमें जल्दबाजी ना कर देना, नहीं ए ऑप्शन कर दो, ए पे P⁻γ है तो ये नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट होता है TV⁻γ-1, यानी कि टेम्परेचर और वॉल्यूम में हो तो TV की पावर क्या हो जाता है γ-1। देखो ये कहीं दिख रहा है TV की पावर, हाँ बी ऑप्शन दिख रहा है। और आप ये बताओ जब दोनों को मर्ज करते हैं तो क्या आता है कमेंट सेक्शन में। अगर सेल हैं जिनमें ईच का जो विद्युत भाग बल है वो E है तथा इंटरनल रेजिस्टेंस R है, अगर प्रतिरोध R के सिरों के बीच पैरेलल में जोड़े जाते हैं तो फिर मैक्सिमम पावर
के लिए कौन सी कंडीशन सही होगी। तो देखो ये तो सबको पता होगा कि मैक्सिमम पावर के लिए जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए, और लड़का जल्दी में एक क्लिक कर देगा, ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों, थोड़ा ध्यान से सोचना था। इसमें एक्सटर्नल जो है वो इंटरनल के इक्वल होना चाहिए। तो एक्सटर्नल तो आर है, लेकिन इंटरनल दो हमारे आर और आर पैरेलल में जोड़े गए हैं, तो ओवरऑल इंटरनल क्या हो जाएगा, 1/r प्लस 1/r, यानी कि इसको फाइनली करेंगे तो ये r/2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इंटरनल हमारा r ना होके क्या हो जाएगा, r/2, क्योंकि दो सेल थे और दोनों को पैरेलल जोड़ा गया है। तो एक्सटर्नल इंटरनल के इक्वल तो करना है, लेकिन जल्दी में ये ना कर देना, हमें ये करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि टोटल इंटरनल r/2 हो जाएगा दो सेल्स के लिए। तो ये क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी डायमेंशनल फॉर्मूले इक्वल नहीं है, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट। तो ये फैक्ट की तरह इनकी डायमेंशन तो फॉर्मूले पता हो ही हो, लेकिन ये पता हो कि कोणीय संवेग, अगर आप एयरफोर्स के एस्पायरेंट हो तो ये आपको तुरंत पता हो, जैसे आवेग और संवेग दोनों की डायमेंशनल फॉर्मूले। कार्य और बल आघूर्ण आपको पता है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब वो वर्क बन जाएगा। लेकिन जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, I = mr², मतलब ml², और बल आघूर्ण क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी, तो वो तो बल आघूर्ण तुम्हारा कार्य बन जाता है। तो ये दो इक्वल नहीं हो सकती हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूले में फोकस कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन श्योर है डायमेंशनल फॉर्मूले से। आर सर्किट के लिए पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, 1 या 0 या फिर 0 और 1 के बीच या फिर इनफाइनाइट। तो पावर फैक्टर क्या होता है, LR सर्किट का, आप याद रखना 0 से 1 के बीच में। ये क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपसे कि क्योंकि पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है आर रेजिस्टेंस बटे इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस क्या होता है, R² प्लस ZXL का स्क्वायर माइनस XC का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा मतलब ये R में कुछ जुड़ा है, मतलब ये R से बड़ा है। और अगर नीचे की चीज़ अगर R से Z अगर बड़ा है तो एक तो आ नहीं सकता, तो 0 से 1 के बीच में रहेगा। तो 0 से 1 के बीच में रहेगा, क्यों, तो 0 से 1 LR के बीच में जो पावर फैक्टर रहेगा वो 0 से 1 के बीच में रहेगा। इनको याद भी करते चलना इन क्वेश्चंस को, केवल ये नहीं कि एक मूवी की तरह देखते जा रहे हो। लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी क्या बताया था, m 0 हो जाता है तो L² T⁻²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मोडायनामिक का जो फर्स्ट लॉ है वो किसके कंजर्वेशन पे वर्क करता है, तो वो एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण पे कार्य करता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। सिमिलरली लेंज का नियम भी, जो इंड्यूस्ड करंट की जो वो बताने के लिए, प्रेरित धारा बताने के लिए जो लेंज का नियम होता है वो भी आपका एनर्जी कंजर्वेशन पे। बर्नौली की प्रमेय जो होती है वो भी ऊर्जा संरक्षण पे। और जो केपलर का द्वितीय नियम बहुत पूछा जाता है, कोणीय संवेग के संरक्षण पे, कोणीय संवेग के संरक्षण पे। किरचॉफ के सभी नियम आप तैयार कर लेना। लूप लॉ जो होता है वो आपका एनर्जी, और जो आपका आने वाली करंट और जाने वाली करंट धारा वो आवेश, प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर। तो ये बहुत कुछ नियम है फिजिक्स के, वो किसके कौन सा किसके संरक्षण पे कार्य करता है ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी संपीड़ितता सबसे कम है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। और ये एक बात और बता दूँ, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम क्यों है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही कुछ मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, आपको पता है, ठीक है। तो इस तरह के कमेंट मत करना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, कुछ सीखो, ठीक है, आपको कुछ सीखने को मिला है। और अब चलो मैथ पढ़ते हैं। मैथ में भी आपको डेफिनेटली अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे, लेकिन डेफिनेटली कुछ सीखने को मिलेगा। अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का वैल्यू पाई है, यानी कि 180 है तीनों का सम, तो फिर हमें इस रिजल्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बिफोर दिस क्वेश्चन मेक श्योर कि आपको दो चीज़ें पता है कि अगर इन तीनों का सम अगर पाई होता है तो फिर x प्लस वाई प्लस z का जो वैल्यू होता है वो हमारा x y z के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। यहाँ पे z है, राइट। अगर यहाँ पे इनका जो सम है वो अगर π/2 है, सपोज कहे x tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2, तो आपका xy प्लस yz प्लस zx बराबर 1 होता है। ये दो चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लो और इनको अगर याद रखोगे तो एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। किस तरह से हेल्प करेंगे, अब अगर आपको डायरेक्ट पता था, वैसे इसका z को उधर ले जाएंगे, फिर पाई माइनस tan इनवर्स z करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तब कर लेंगे। जिनको पता है कि अगर इनका सम पाई होता है तो x प्लस वाई प्लस z बराबर जो होता है वो x y z के इक्वल आता है, राइट। अब अगर इसमें हम तीनों में इसका इधर मल्टीपल, सब में हम x y z से डिवाइड कर दें, इसमें भी x y z से डिवाइड कर दें, इसमें भी x y z, इसमें भी x y z, इधर भी x y z, तो ये x से x कट जाएगा तो 1/yz प्लस 1/zx प्लस 1/xy, इस चीज़ की वैल्यू ही तो आएगी। वो कितनी आएगी, इससे ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1, ठीक है। और जो मैंने बताया था वो दूसरा वाला अगर π/2 होता तो फिर xy प्लस yz प्लस zx की वैल्यू कितनी आ जाती, 1 आ जाती, ठीक है, अगर π/2 होता सम।
इन दो से क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली बनते हैं, तो मेरा सजेशन है कि आप इनको याद रखना। पॉइंट गिवन है और एक सर्कल का इक्वेशन गिवन है, हमें उसके सापेक्ष पोलर फॉर्म का इक्वेशन बताना है, ध्रुवीय रूप का। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला कि x, अभी मैं समझाऊंगा कैसे करना है, x x1 प्लस y y1 प्लस g x प्लस x1, ये ध्रुवीय रूप निकालने का रहेगा, प्लस f y प्लस y1 इज इक्वल प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखो x1 और y1 तो ये पॉइंट होंगे, और g और f हम इस इक्वेशन से निकालेंगे, और c, बाकी इसमें बस वैल्यू पुट करनी है। अब आप इसमें देख रहे हो, जब इसका होल ऑफ स्क्वायर खोलोगे तो ये क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 माइनस का 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये 4 से 4 कट गया, यानी कि इसमें ना तो हमें y का गुणांक दिख रहा है, ना तो f वाला पोर्शन होगा, यानी कि ये 0 हो गया। 4 से 4 कट गया, ना तो कांस्टेंट टर्म होगा, तो ये भी 0 हो गया। कुल मिला के केवल इतने से ही तो हम इक्वेशन निकाल सकते थे। अब x का मान, चलो x 5x हो जाएगा, 5x, क्योंकि x1 5 है, माइनस का y1 का मान 1/2, तो माइनस का y/2 हो जाएगा, प्लस g, यहाँ से g का मान कितना मिलेगा, 2g, अगर 4 है माइनस का तो g -2 हो जाएगा, तो माइनस का 2, और x प्लस x1 मतलब x प्लस x1 का मतलब 5 बराबर 0। अब देखो, अब इसमें मैं मेंटली कराऊंगा, इसमें 2 का गुणा करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 10x होगा, और इधर ये 4x है, ठीक है, ये कितना है, 2x है, और 2 से इधर गुणा होगा, तो 10x में से 4x जाएगा, 6x बचा। बाकी आप इसको पूरा भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इतने से हमें दिख गया कि 6x वाला राइट आंसर हो गया, तो बी हमारा राइट आंसर होगा। बाकी इसके लिए बस एक पॉइंट आप स्क्रीनशॉट ले लो कि कभी भी पोलर फॉर्म फाइंड करना हो तो x x1 प्लस y y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c बराबर 0। ठीक है, अब आप याद रखना है इसको, और इसमें क्योंकि f और c थे नहीं तो इसलिए 2 पोर्शन 0। log 49 28 बेस है 49, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि log 28 बटे log 49, क्योंकि log अगर b बेस a है तो उसको log b बटे log a लिख सकते हैं। अब log 28 को हम क्या लिख सकते हैं, log 7 गुणा 4, 28 को हम 7 गुणा 4 भी तो लिख सकते हैं, 49 को हम 7 का पावर लिख सकते हैं। अब ऊपर log m गुणा n का फॉर्मूला लग जाएगा, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस n, यानी कि ऊपर हो जाएगा log 7 प्लस log 4, इंटू वाला फॉर्मूला लग गया। नीचे log m की पावर अगर n है तो पावर आगे आ जाएगी, तो 2 log 7 हो जाएगा, 2 log 7। ठीक है, अब इसमें जो डिनोमिनेटर है हर है उसका दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दो। जब इस वाले में हम डिवाइड करेंगे तो log 7 से log 7 कट जाएगा, तो 1/2 मिल जाएगा, राइट, प्लस जब इस वाले में डिवाइड करेंगे तो log 4/2 log 7 मिलेगा, क्या मिलेगा, log 4। log 4 को हम 2 log 2 लिख सकते हैं, क्योंकि log 4 को हम log 2 की पावर 2 लिखेंगे और पावर आगे आ जाएगी, बटे 2 log 7, 2 log 7, यानी कि इस 2 से 2 कट के तो ये मिल गया log 2/log 7। अब देखो log 2/log 7 की वैल्यू कितनी है, 5, क्योंकि log a बेस b है तो इसको भी हम log 2/log 7 लिख सकते थे, तो log 2/log 7 की वैल्यू कितनी है, m, यानी कि इस चीज़ को हम m लिख सकते हैं, तो आंसर हो गया 1/2 प्लस m। अब 1/2 प्लस m का मतलब 1 प्लस 2m/2, यानी कि भी हमारा राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इनमें जिन फॉर्मूला का यूज हुआ है वो मैं आपको बता दूं कि अगर log m इंटू n कहीं भी लिखा दिख जाए तो इसको आप लिख देना log m प्लस log n, जो कि हमने log 28 को लिखा था 7 गुणे 4 करके। कभी भी log m की पावर n दिख जाए तो पावर आगे आ जाती है, और log m जैसा कि नीचे log 49 को हमने लिखा था, और जैसा कि इसको लिखा है तो log अगर a और बेस b है तो इसको लिख सकते हैं log b बटे log a, राइट। इन चीज़ों का लॉगरिथम्स का इस्तेमाल करके इसको हमने अप्रोच किया। बाकी जितने फॉर्मूले ये 3 हैं ये आपको याद होने चाहिए, एयरफोर्स एग्जाम में इनका एप्लीकेशन ज़रूर पूछेगा। 3 अंकों वाली विषम संख्याएं अंकों 1 2 3 4 5 6 का यूज करके बनाई गई हैं, यानी कि हमें 3 अंकों वाली संख्या बनानी है। यदि अंकों का दोहराव यानी कि रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है, यू कैन रिपीट एनी नंबर, तो ऐसी कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती हैं। देखो रिपीटेशन जब नॉट अलाउड होता है तब तो थोड़ा टफ हो भी जाता है स्लाइटली, बट अगर नॉट अलाउड का केस है तो बड़ा इजी है। आप जितने नंबर का बनाना है उतने बॉक्स बना लो, मेरा यही मेथड है, और मैं हर मेथड से इसका परमुटेशन का हर सवाल कर लेता हूँ। 3 बनानी है 3 अंकों की, तो हमने 3 बॉक्सेस बना लिए। अब ये बताओ हमारे पास नंबर हैं कितने, 1 2 3 4 5 6, तो इस वाले बॉक्स में 6 में से कोई भी आ सकता है, 6 में से, ठीक है। सिमिलरली इस वाले में 6 में से भी कोई भी संख्या आ सकती है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, बट इन्होंने कहा है कि हमें ऑड बनानी है। कैसी बनानी है, विषम संख्या बनानी है। अगर विषम बनानी है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 1 हो सकता है, 2 हो जाएगा तो वो सम हो जाएगी, या 3 हो सकता है, 4 भी नहीं हो सकता है, या 5 हो सकता है,
यानी कि अगर विषम बनानी है, ऑड बनानी है, तो यूनिट डिजिट पे केवल 3 ही पॉसिबिलिटी तो है, यानी कि इस पे 3 हो जाएगी। तो परमुटेशन में मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 6 × 3, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 36 का 3 में गुणा करोगे तो 108। यानी कि जब रिपीटिशन नॉट अलाउड होता है तब क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। अगर ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और एक्स की वैल्यू गिवन है, तब हमें इस चीज़ का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप देखो पॉज करके खुद से ट्राई करो, अगर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या करना है इसमें, हमें इसकी डायरेक्ट वैल्यू अगर निकालनी है तो एक्स का डायरेक्ट वैल्यू इसमें रखना पॉसिबल नहीं है, कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। हम इसमें रिप्लेस कर सकते हैं कुछ, अगर 2 को इधर लाएंगे तो ये x + 2 हो जाएगा, तो x + 2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी ω² - ओमेगा। अब हमें एक रे ऑफ होप दिखी, क्योंकि हम अगर दोनों साइड का स्क्वायर कर दें, LHS का भी और RHS का भी, तो ये हो जाएगा x² + 4 + 4x हो जाएगा। उधर हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, ओमेगा की पावर 4 होगा, और ओमेगा क्यूब 1 होता है तो इसलिए ओमेगा बचेगा, प्लस b² मतलब ओमेगा² -2ab -2, और ab का मतलब ओमेगा क्यूब बनेगा जिसका मान 1 होता है, तो केवल -2 लिखा रहने दें। आप देखो इधर ये आ चुका है, लेकिन इसमें 7 है, यानी कि इधर 3 जोड़ दें तो बन जाएगा मेरा काम। तो अगर हमने इधर 3 जोड़ा तो फिर हमें इधर भी मजबूरी में 3 जोड़ना पड़ेगा, और जैसे ही हमने इधर 3 जोड़ा तो इसका तो हमें वैल्यू फाइंड ही करना है, और जैसे ही हमने इधर 3 जोड़ा तो इधर हमारा क्या बन गया, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, और 1 + ओमेगा + ओमेगा² मिल गया। अब देखो क्वेश्चन कितना डरावना लग रहा था, इस चीज़ की हमें वैल्यू फाइंड करनी है और इस चीज़ का मान कितना होता है 0, तो राइट आंसर क्या हो गया C। बस ऐसा क्वेश्चन मैंने आपकी नज़रों से मुझे गुजारना था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो इनमें इस तरह के लॉजिक्स करे जा सकते हैं पक्षांतर करके, और मतलब आप देख सकते हो थोड़ी सी कैलकुलेशन में हम आंसर तक पहुँच गए। ऐसा आपने ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, sin² थीटा + cos² थीटा = 1, उसका यूज़ बहुत सारी जगह पे होता है। इसी तरह से एक इन्वर्स में भी याद रखना फॉर्मूला कि sin 1x + cos 1x बराबर होता है π/2। क्या होता है, π/2। ये रिज़ल्ट आप डायरेक्ट याद रखना, और ये नहीं है कि इसमें मतलब वो नहीं करना है कि हमें इसको उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, या π/2 को रिप्लेस करेंगे sin 1x + cos 1x से, नहीं। हमें एक बात बताओ, अगर इस तरफ π/2 है और अगर ये sin 1y है और ये भी cos 1y हो जाए तो इसका मान π/2 आ जाएगा, यानी कि इसको cos 1 हमें क्या बनाना पड़ेगा, y बनाना पड़ेगा, यानी तो फिर हमारा ये फिर एप्लीकेशन जो होता है फॉर्मूला वो राइट हो जाएगा। यानी कि इसको अगर हमें cos 1y, अगर sin 1x हमारा cos 1y होता तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाती, तो sin 1x जो है वो क्या होना चाहिए, cos 1y होना चाहिए। देखो हो सकता है ये ना समझ में आया हो, तो इसको अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे भी कर सकते हैं कि सपोज़ मैं लिख रहा हूँ sin 1x + sin 1y। अब π/2 को क्या लिख सकता हूँ, π/2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि sin 1y + cos 1y, ठीक है, चाहे x हो चाहे y हो, बस दोनों में सेम हो तो उसको π/2 लिख सकते हैं। इससे ये कट गया sin 1y से, तो हमें फाइनली क्या दिख गया, sin 1x बराबर क्या है, cos 1y। ये हमें फाइंड करना था, लेकिन वैसे सोच पाओगे तो आपको पेन और पेपर का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे बेन डायग्राम है तो थोड़ा क्वेश्चन ईजी हो गया। बाकी मैं आपको क्या सिखाऊंगा कि कभी भी सेट्स का जो डिस्ट्रैक्ट मतलब उनको क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे ए में मान लो 1 और 2 है, ए में 2 एलिमेंट है ए सेट में, और बी में है 1 और 2 और 3। अगर हम बी में से ए घटाएंगे तो बी के वो एलिमेंट जो ए में कॉमन होंगे वो नहीं लिखेंगे, और अगर बी में से घटा रहे हैं तो रेस्ट बी के लिखेंगे। सिमिलरली अगर हम ए में से बी घटाएंगे तो ए के वो एलिमेंट जो कॉमन है वो कट जाएंगे, जो कॉमन नहीं है, कुछ नहीं है, तो 5 बच जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे a - b बताना था, अगर हम डायग्राम से देखें तब तो हमें सीधा दिख रहा है कि ये वाला a है और ये इसमें से b वाला हमें पूरा घटा दिया, तो ये पूरा घट गया, तो कितना बचा 3,4, राइट। और बाकी जो मैंने बताया है कि a में से अगर b घटता है तो a के वो एलिमेंट जो कॉमन है वो नहीं लिखते हैं, जैसे ये कॉमन थे तो ये नहीं लिखे, तो क्या लिखेंगे। इसी क्वेश्चन में अगर पूछता b - a तो फिर मेरा आंसर क्या हो जाता, 5 है, यानी कि जो कॉमन होते हैं वो घटा के और जिसमें से घटाते हैं उसी के रेस्ट एलिमेंट हम लिख देते हैं। x/x + 1 और x - 2 का वैल्यू फाइंड करना है। देखो पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन कभी भी पूछा जाएगा, ठीक है, तो फिर हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, आपको क्या करना है, आप ध्यान से सुनने की समझने की कोशिश करना, ये आपका बहुत सारा समय बचा के देगा। आपको जो नीचे कोष्टक्स होंगे उन कोष्टक्स को लिख लेना है। जैसे ये +1 है, यहाँ पे x - 2 है, आपको पता है कि इनकी वैल्यूज़ लॉग में ही आती हैं, क्योंकि 1/,
अब बाकी यहाँ पे क्या रहेगा और यहाँ पे इंडिविजुअल इन टर्म्स में क्या रहेगा उसकी मैट्रिक बता रहा हूँ। तो इतना तो आप सभी करके प्लस लगा के लिख लोगे। सपोज यहाँ पे एक और कोष्टक होता है x-3 तो उसको भी लिख लेते सिमिलरली। हमें समझना ये और हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है, ये नहीं है कि किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए। आप ध्यान से समझना कि जिस यहाँ पे जो कोष्टक हमने लिखा है उसको 0 को इक्वल करेंगे और x की जो वैल्यू मिलेगी, हमें x का यहाँ से इसको 0 को इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू -1 मिलेगा। पूरे में जो पूरा होगा उसमें x की वैल्यू -1 रख देंगे, जो आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, बस ये सोच लेना कि जो नीचे लिखा है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जब हम लिखने की बात करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी 2, तो इस पूरे में x की वैल्यू 2 रखेंगे, जो आएगा वो यहाँ रखेंगे, बस इसलिए इस केस में हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी है। अब देखो मैं और एक क्वेश्चन ले लूँगा प्रैक्टिस के लिए। हमने जल्दी से लिखा x+1, ठीक है, इंडिविजुअल दोनों को तोड़ के लिखा, इसको लिखा है x-2। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 2 वैल्यू पूरे में रखेंगे तो ऊपर तो 6 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 2 में 1 जुड़ेगा 3 हो जाएगा, और इसको कंसीडर इस बार नहीं करना है क्योंकि इसमें लिखना है तो 3 हुआ, तो फाइनली ये 2 मिल गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखना था, यहाँ x की वैल्यू -1 मिलेगी, -1 रखेंगे पूरे में तो ऊपर तो -3 हो जाएगा, और नीचे इसको अब की बार नहीं लिखना है तो -1 -2 -3 हो जाएगा, कट के 1 मिल जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया। ये आपको बहुत समय टाइम बहुत बचा के देगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अब देखो ऊपर यहाँ बचा था 1/x+1, यहाँ बचा था कितना 2/x-2। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं log x+1 और प्लस इसको लिख सकते हैं 2 log x-2, क्योंकि 2 आगे अब 2 है, ये 2 इधर पावर में भी तो ले जा सकते हैं। अब log m प्लस log n क्या हो जाएगा, log m इंटू n, यानी कि इस चीज़ को हम लिख सकते हैं log x+1 इंटू, अब बाकी आप लिमिट चढ़ा देना कितनी 0 से 1, तो आपका फाइनली, अब मैं कहूँ तो और करा दूँ, बाकी अब लिमिट तो आपको रखना आता होगा, तो फिर log m इंटू n आएगा, उसको log m/n लिख देना। बाकी मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे है x,